हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस लेके आया हूँ। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, उस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दे। फ्रेंड, उसी के साथ आज का पहला प्रश्न पूछा गया था 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का, क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछ दिया था फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा में स्थित है फ्रेंड्स। और इसमें टोटल कुल सीट की संख्या फ्रेंड्स 20,011 सीट, मतलब 20,011 व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। फ्रेंड्स, इतना आपको पता रहना चाहिए बिरसा मुंडा स्टेडियम के बारे में। फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड, एक पूछा था बाल्टी डांस किस राज्य का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के में किया जाता है? मतलब बाल्टिक डांस के बारे में पूछा गया था कि बाल्टिक डांस जो है ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, बाल्टिक डांस लद्दाख में किया जाता है। जो भी फ्रेंड्स लद्दाख मारे होंगे वो बिल्कुल 100% सही होगा। फ्रेंड, और इसी से रिलेटेड ये बाल्टी डांस जो है ये कारगिल और तुर्क में मुसलमान समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये कारगिल में मुसलमान समुदाय के द्वारा किया जाता है। और ये जो डांस है ये बाल्टिक भाषा में ही डांस किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड, 36वां राष्ट्रीय खेल, ये राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, बार बार पूछा ही जा रहा है फ्रेंड। इसीलिए राष्ट्रीय खेल को अच्छे से आप लोग, जितने भी खेलो इंडिया हो गया, 36वां राष्ट्रीय खेल, ये सबको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य में हुआ है, आपसे पूछा गया। तो 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी फ्रेंड गुजरात में हुआ है। गुजरात के 6 शहर में हुआ है। कौन कौन सा? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। मतलब टोटल 6 शहर में, गुजरात के 6 शहर में ये 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। इसका शुभांकर अगर पूछा जाएगा फ्रेंड, अभी तक शुभांकर नहीं पूछा गया है, पूछने की संभावनाएं हैं कि 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है, तो सवाज होगा। सावाज, SAVAJ, सवाज होगा। और ये कब खेल स्टार्ट हुआ था? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को ही ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंड। ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और उससे रिलेटेड कुछ और याद रखिएगा, उससे पीछे 36वां राष्ट्रीय खेल केरल में हुआ था। और अब जो होने वाला है 37वां राष्ट्रीय खेल ये गोवा में होने वाला है। और इसका शुभांकर भी लोगो आ गया है। इसका शुभांकर है मोगो। पूछा जाएगा 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है फ्रेंड? मोगो राष्ट्रीय खेल का शुभांकर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया था पूर्वांचल की पहाड़ी का क्या नाम है? अब कोई ऑप्शन में दे दिया होगा कि बहुत सारा पूर्वांचल का पहाड़ी, और उसमें से पूछ रहा होगा कि उसमें से पूर्वांचल का पहाड़ी कौन सा है। तो वो एक नागा पहाड़ी आपके ऑप्शन में था। नागा पहाड़ी पूर्वांचल के पहाड़ी है। और उससे रिलेटेड पूर्वांचल के पहाड़ी और सब देखो कौन कौन सा है। एक पटकई होगा, एक नागा होगा, नागा की पहाड़ी, एक मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मिसी पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी। ये सब पहाड़ी पूर्वांचल के पहाड़ी है। वहीं पे पटकाई कहाँ पे है? मेघालय में। पटकाई की पहाड़ी मेघालय में है फ्रेंड्स। नागा की पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है। और मणिपुरी पहाड़ी कहाँ है फ्रेंड? मणिपुर में है। मिजो की पहाड़ी मिजोरम में है। मिसी की पहाड़ी कहाँ पे फ्रेंड? अरुणाचल प्रदेश में है। एक लास्ट मिकिर की पहाड़ी, वो फ्रेंड्स असम में है। इतना पूर्वांचल के पहाड़ी को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सभी पूर्वांचल के पहाड़ी है। जो भी फ्रेंड नागा की पहाड़ी आंसर मारे होंगे उसका बिल्कुल इसमें आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य यह है फ्रेंड्स कि भारत में ग्रामीण बैंक और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका एक ही कारण है कि बैंकिंग सुविधाओं को गरीब से गरीब, जो वंचित है, जो अकाउंट नहीं खुलवा सकता है, वहां तक लोगों को अकाउंट से जोड़ना, बैंक से जोड़ना। फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। ये कितनी बार पूछा गया है? मुल्क राज आनंद। अब मुल्क राज आनंद की बुक कौन सी है, ये आपसे पूछ दिया गया था। ये हर एक शिफ्ट में देख सकते हैं, हर एक कुछ मतलब 1 सितंबर से जब से एनालिसिस कराना स्टार्ट किया हूं, तो मुल्क राज आनंद के बारे में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग को रिमेंबर रखना है, मुल्क राज आनंद की बुक कौन सी पूछी हुई थी, आप इसका आंसर करो ना। तो मुल्क राज आनंद की बुक है एक अनटचेबल और एक कुली।
एक और दो तीन बुक है जिसमें से दो इंपॉर्टेंट बुक लिए हैं फ्रेंड्स, एक अनटचेबल, एक कुली। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है, ये मुल्क राज आनंद की है, तो याद रखिएगा इसको भी फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड आपसे, मिडनाइट चिल्ड्रेन किसकी पुस्तक है? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन फ्रेंड सलमान रश्दी की पुस्तक है, इतना याद रखिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी, जो भी सलमान रश्दी को मारा होगा उसका बिल्कुल सही होगा आंसर फ्रेंड्स। और सलमान रश्दी की कुछ पुस्तकें याद रखिएगा। द गोल्डन हाउस, ये भी सलमान रश्दी का है। फिर उसके बाद द स्टेंस वर्सेस इसको कहते हैं, ये भी सलमान रश्दी की है। विक्ट्री सिटी, ये भी सलमान रश्दी की है। द ईस्ट और वेस्ट, ये भी क्या है? सलमान रश्दी की पुस्तक है फ्रेंड्स। इतना आपको सलमान रश्दी की पुस्तक के बारे में याद रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्य किस देश से के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आप लोग को पता है कि मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया, कब? 1976 को जोड़ा गया था। और किस समिति के सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और उसमें उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 10 ही थी। फिर मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन में 2002 में फिर उसमें एक और जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 12 वर्ष की जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य 11वां में जोड़ा गया। टोटल अब पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या बाबू कितना? तो 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या है। और ये किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। मोहन वीणा, ये थोड़ा सा था अलग टाइप से। तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, जो भी फ्रेंड्स विश्व मोहन भट्ट मारे होंगे मोहन वीणा का, उसका 100% सही होगा। इसका मोहन वीणा का आविष्कारक कौन है? विश्व मोहन भट्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ है IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कहां हुआ है? मतलब इसका आयोजन कहां हुआ है? फिर से सुनिए, IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ है? फ्रेंड्स इसका आयोजन हमारे नई दिल्ली में हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें विजेता के तौर पे भारत रहा है और दूसरे स्थान पे चीन रहा है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा। और इसमें 4 गोल्ड मेडल जीता है। IBM मुक्केबाजी में कितना गोल्ड मेडल? 4 गोल्ड मेडल जीता है। उसका नाम कौन कौन है एक बार देख लीजिए फ्रेंड। नीतू धनधस, एक है स्वीटी बुरा, और एक है लवलीना बोरगोहन, एक और है निखत जरीन। मतलब 4 को गोल्ड मेडल मिला है। किसमें? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मिला है 4 को। भारत के ये सब प्लेयर है। तो पूछ सकता है कि ये बताइए नीतू धनधस ये कौन सी खिलाड़ी है? तो मुक्केबाजी से ये संबंधित है। स्वीटी बुरा ये कौन से खिलाड़ी? मुक्केबाजी से। लवलीना बोरगोहन पूछा गया है क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से है। निखत जरीन भी क्या है? मुक्केबाजी से है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ताजमहल का डिजाइन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? अब आपको पता होना चाहिए ताजमहल किसके याद में बनाया गया? मुमताज के याद में। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। और किसने इसका डिजाइन तैयार किया? तो जो भी फ्रेंड उस्ताद अहमद लाहौरी मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही हुआ होगा। रीजन क्या होता है ना फ्रेंड, छोटा छोटा ही क्वेश्चन गलती होता है एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन गलती नहीं होता। इसीलिए छोटे क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, हर एक एनालिसिस को देखिए। जितना भी एनालिसिस कराए हुए हैं हर एक एनालिसिस को कीजिए, देखिए। और सभी एनालिसिस का एक जगह वीडियो करके आपको मतलब एक जगह लाके मतलब 1 सितंबर से 8 सितंबर तक की वीडियो बना दिया गया, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उसका लिंक। आप लोग उसको वहां पे जाके देख लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। ये भी पूछ दिया गया था, तोते हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तोते हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड? अमीर खुसरो को जाना जाता है, तोते हिंद के उपनाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये था, समुद्री डकैत अधिनियम 2022, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी गई है। जो क्या है? समुद्री डकैती अधिनियम 2022। इसमें क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या था कि समुद्र में होने वाला है इस अधिनियम में, खुली समुद्र में समुद्री डकैती के दमन से संबंधित समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावित बनाने के लिए अधिनियम लाया गया। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए यह समुद्री डकैती अधिनियम 2022 आया गया था। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्या यही क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन नहीं आया था तो कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन फ्रेंड्स था मेरा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हाँ ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला नेक्स्ट वाला क्या था? एनाबेना और एजेला के बीच में क्या संबंध है? तो ये एक दूसरे के सहजीवी है फ्रेंड।
कह सकते हैं यह सहजीवी है। अगर आपसे पूछा गया एनाबेना और एजोला, अगर आपसे पूछा गया क्या संबंध है, तो सहजीवी जो मारेंगे उसका बिल्कुल सही होगा। वहीं पे एनाबेना क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है। वहीं पे एजोला क्या है, एक फ्रेंड फर्न है। बस इतना याद रखिए, इतना पता रहना चाहिए आपको। जो भी सहजीवी मारे होंगे उसका 100% सही हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन को डेल्टिया आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। जो स्वदेशी आंदोलन हम लोग का स्टार्ट हुआ था वो डेल्टिया आंध्र प्रदेश में, मतलब नीचे की ओर आंध्र प्रदेश में, उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। इस स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से फ्रेंड? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा क्या यही पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊंट का मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है? तो ऊंट का मेला फ्रेंड्स राजस्थान के अजमेर शहर में लगता है। ऊंट का मेला राजस्थान के अजमेर शहर में लगता है, जो कि पुष्कर शहर में, अजमेर जिला के पुष्कर शहर में जाके लगता है। ऊंट के मेला को क्या कहते हैं? पुष्कर मेला भी कहा जाता है। ये सब भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और जो भी अजमेर मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही हुआ होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ, डीमर सिंह कुंवर, याद रखिए डीमार सिंह कुंवर। ये पिछले शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए आप 11 सितंबर के एनालिसिस में देखिए ये डीमर सिंह कुंवर के बारे में पूछा गया है। ये छत्तीसगढ़ के निवासी है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? इसको फ्रेंड पद्म श्री 2023 का अवार्ड मिला है। और आपसे अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ से 3 व्यक्ति को इस बार पद्म श्री पुरस्कार मिला है। किसको किसको? उषा को मिला है, सिर्फ नाम का फर्स्ट लेटर याद रखिए, उषा, अजय और किसको? यही डीमार को, डीमार सिंह को मिला है। उषा, अजय और डीमार सिंह को, तीनों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 मिला है फ्रेंड। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंडिता की उपाधि, देखिए ये आ गया ना क्वेश्चन। पंडिता की उपाधि कोलकाता में किसे दिया गया? किसे दिया गया पंडिता की उपाधि? कोलकाता, ये कोलकाता के निवासी थे पंडिता, इसको उपाधि मिला था पंडिता का। किसको दिया गया था पंडिता की उपाधि? रामाबाई को दिया गया था फ्रेंड्स। आपसे पूछा जाएगा पंडिता की उपाधि किसको दिया गया था? रामाबाई। और जो भी फ्रेंड रामाबाई आंसर मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही हुआ होगा ये फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। FIBA बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023, FIBA बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 कहां हुआ? तो ये फ्रेंड 3 जगह होगा। कहां? फिलीपींस में, जापान में, इंडोनेशिया। अब आपको देख लीजिए कि ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा फिट बैठता है कि ये बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 कहां पे हुआ। फिलीपींस था, जापान था, इंडोनेशिया था। ऑप्शन के अनुसार जो मारे होंगे बिल्कुल आपका सही होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए इसमें क्या दिया हुआ था, क्या आंसर दिया हुआ था, ये भी बताएं आप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्ति की कौन सी उदाहरण है? मतलब राजस्व किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। तो राजस्व टैक्स लेके, टैक्स वसूल के प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रानी मचीहा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब पिछले एनालिसिस में करवाया हूं फ्रेंड, और ये पूछा गया है। ये रानी मचैया कर्नाटक के किस नृत्य से संबंधित है? याद रखिएगा, रानी मचैया कर्नाटक के अमाथत नृत्य से, कर्नाटक में अमाथत एक नृत्य होता है उससे संबंधित है। और इसको क्या कहा जाता है? रानी मचैया को अमाथत की रानी। ये भी पूछ सकता है अमाथत की रानी किसे कहा जाता है? जैसे गजल का राजा किसको कहा? जगजीत सिंह को। उसी तरीके से अमाथत की रानी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रानी मचैया। और एक चीज और, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक और, गजलों की रानी, गजलों के राजा जगजीत सिंह। गजलों की रानी अगर पूछा जाएगा तो बेगम अख्तर हो जाएगा। गजलों की रानी कौन हो जाएगा फ्रेंड? बेगम अख्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति बिना किसी सदन में का सदस्य रहते हुए कितने समय तक संसद रह सकता है? मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी सदन का हिस्सा नहीं है, वो नहीं जीत के गया है, तो वो कितने दिन तक सदन में रह सकता है? ओनली फॉर 6 मंथ फ्रेंड। 6 माह तक वो क्या कर सकता है? सदन में रह सकता है, बैठ सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कौन सा विधेयक पास किया गया था? दिसंबर 2022 की बात करते हैं। उस समय राज्यसभा में कह रहा है, लोकसभा नहीं फ्रेंड, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में पेश किया गया था कौन? वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम पेश किया गया था फ्रेंड्स, और ये राज्यसभा में। और उसके बाद लोकसभा वाला भी याद रखिएगा, जब राज्यसभा पूछ दिया है तो लोकसभा भी पूछ सकता है। तो लोकसभा में दिसंबर 2022 में ये याद रखिए, बहु राज्य सरकारी समिति संशोधन विधेयक
लागू किया गया था, पेश किया गया था? फिर से सुनिएगा, दिसंबर 2022 में लोकसभा में कौन किया था? बहुराज्य सरकारी समिति संशोधन विधेयक पास किया गया था, पेश किया गया था, वहां पे दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था पैसेज टू इंडिया। अब देखिए ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो पैसेज टू इंडिया के लेखक फ्रेंड्स E.M. फोस्टर है। पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है फ्रेंड्स? E.M. फोस्टर है। अगर आपसे पूछा जाएगा द पासेज टू इंग्लैंड अगर पूछा जाएगा तो नीरज सी चौधरी। पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर और पैसेज टू इंग्लैंड अगर पूछा जाएगा नीरज सी चौधरी। ये आपको इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया था, इससे विद्युत धारा चैप्टर से पूछ दिया गया था, कुछ क्वेश्चन टाइप से पूछा गया था कि कैसा था। आप लोग जरूर कमेंट में करके बताएं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे थोड़ा हिंट्स दे देते हैं फ्रेंड्स। ये ऐसे करके स्टूडेंट भेजा हुआ कि 7 वोल्ट विद्युत धारा 12 ओम का प्रतिरोध तो परिपथ का विभवांतर निकाले। तो ये क्वेश्चन हमको कहीं ना कहीं अधूरा लगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन एनालिसिस लेके नहीं आया। तो आप लोग इसको क्या करिए, अगर ये क्वेश्चन किसी के पास हो तो वो कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन सर पूछा गया था, तो उसका डिस्कशन अगले शिफ्ट में आपको जरूर दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए इतना ही एनालिसिस था शिफ्ट फर्स्ट में 12 सितंबर को, इतना ही टोटल एनालिसिस था। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी कर दे फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत। कंट्री ने भाग लिया था, इस बार पूछ दिया गया था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में कितने कंट्री ने भाग लिया था। जो भी फ्रेंड्स 16 कंट्री को आंसर किए होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में 16 टोटल कंट्री ने भाग लिया था। ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। भारत के 3 शहर में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ कहाँ? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स। और इसमें विजेता रहे थे स्पेन, इसमें विजेता रहे थे, और उप विजेता इसमें कोलंबिया रहे थे। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में विजेता कौन रहे थे? स्पेन, और उप विजेता कौन रहे थे? कोलंबिया। और कहाँ हुआ था आयोजन? भारत में हुआ था। कहाँ पे? भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में, ये 3 जगह यहाँ पे आयोजन हुआ था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। डोमर सिंह कुंवर पिछले शिफ्ट में, मतलब बता रहे हैं पिछले शिफ्ट में पूछ दिया गया था डोमर सिंह कुंवर मतलब किस डोमर सिंह कुंवर को नोबेल कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन इस बार पूछ दिया क्या फ्रेंड? डोमर सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री किस नृत्य के लिए दिया गया? फ्रेंड्स आपको बता दूं ये डोमर सिंह छत्तीसगढ़ के हैं और इसको नाचा नृत्य के लिए इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 3 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। याद रखिएगा, 3 ही शब्द याद रखिएगा, उषा, अजय और डोमर। उषा, अजय और डोमर, यही 3 व्यक्ति हैं जिसको क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया, छत्तीसगढ़ में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। 2009 का ऑस्कर अवार्ड पूछ दिया गया था। 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? तो 2009 में ऑस्कर अवार्ड A.R. रहमान साहब को मिला था। 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था फ्रेंड? A.R. रहमान साहब को मिला था। और A.R. रहमान साहब को मद्रास में मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसको कहा जाता है? A.R. रहमान साहब को कहा जाता है। किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा फ्रेंड, मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो A.R. रहमान को कहा जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार बता दे, भारत में प्रथम व्यक्ति वो कौन थे जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला? वो भानु अथैया थी जिसको प्रथम ऑस्कर पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रिवोल्यूशन 2020 किसकी पुस्तक है? तो रिवोल्यूशन 2020 चेतन भगत की पुस्तक है। जिसने भी चेतन भगत मारा होगा उसका बिल्कुल आंसर सही होगा। आप जान लेते हैं चेतन भगत की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। हाफ गर्लफ्रेंड का नाम सुने, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी देखे हो तो हाफ गर्लफ्रेंड उसी की चेतन भगत की बुक है। फिर 2 स्टेट भी चेतन भगत की बुक है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये भी चेतन भगत का बुक है। 1 इंडियन गर्ल मतलब 1 इंडियन गर्ल ये भी चेतन भगत का बुक है। गर्ल इन रूम नंबर 105 गर्ल इन रूम नंबर 105 ये भी चेतन भगत का बुक है। 400 डेज ये भी चेतन भगत का बुक है। 1 नाइट द कॉल सेंटर ये भी चेतन भगत का बुक है। 5 पॉइंट समवन ये भी चेतन भगत का बुक है। फ्रेंड्स आपको बता दूं चेतन भगत में सभी में देखिए हाफ है, नंबर की संख्या है। कोई भी बुक इसका है नंबर से छूटा नहीं। देखिए जैसे हाफ हो गया, 2 स्टेट हो गया, 3 मिस्टेक हो गया, 105 हो गया, सभी ना सभी बुक में इसका नंबर जुड़ा हुआ रहता है। वहीं पे रिवोल्यूशन 2020 ये भी एक नंबर है, इसके साथ भी जुड़ा रहता है। तो एक थोड़ा सी कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, जिसमें नंबर लगा हो, अगर चेतन भगत ऑप्शन में हो तो चेतन भगत को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। इग्निटेड माइंड, टाइम्स माय बुक, माय डे, ये सब किसके थे? एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बार मतलब क्या कह सकते हैं, एनालिसिस कराने के दौरान 1 सितंबर से लेकर अभी तक में बहुत बार ये विंग्स ऑफ फायर पूछ दिया गया, किसकी बुक है विंग्स ऑफ फायर, किसकी बुक है। इसीलिए आप लोग एनालिसिस को पूरा अच्छे से देख लो, एग्जाम बेहतर चले जाएगा। आप 1 सितंबर से उठाओ और अभी तक के एग्जाम एनालिसिस को बखूबी बढ़िया से देख लो, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो 1915 मारे होंगे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में, वो बिल्कुल उसका आंसर सही होगा। तो आपको कुछ और एक्ट को याद रखना है। भारत रक्षा अधिनियम 1915 में आया था। फिर एक आर्म्स इंडिया एक्ट 1978, इसके साथ साथ 1878 में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट आया था। फिर से फ्रेंड सुनिए ध्यान से, आर्म्स इंडिया एक्ट 1878 में, और इसी के समय में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट भी आया था 1878 में। फिर उसके बाद सीटस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, ये पूछा जाएगा, सीटस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, और वहीं पे आर्म्स इंडिया एक्ट 1848 ईस्वी में। इसको मत भूलिएगा, कोई ना कोई शिफ्ट में पूछ ही सकता है, इसीलिए सब कोई अच्छे से इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, संगीत के लिए महारथी को 2009 में किस महारथी को, संगीत के लिए किस महारथी को 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 9 में पद्मश्री दिया गया और 2016 में इसे पद्म भूषण से पुरस्कारित किया गया। वो एक ही लीजेंड व्यक्ति है, उदित नारायण। उदित नारायण को ये 2016 में पद्म भूषण दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब बच्चा कंफ्यूज कहां करता है? राष्ट्रीय खेल दिवस और विश्व खेल दिवस में कंफ्यूज करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए आप लोग जो ये वीडियो देख लिए वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। तो इसको आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ी सी करती है एग्जाम हॉल में। नीति आयोग के अनुसार चौथा सबसे गरीब राज्य, अब नीति आयोग के बारे में पूछ दिया गया है, तो ये गैर संवैधानिक संस्थान है और इसमें कह रहा है कि चौथा सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश चौथा सबसे गरीब राज्य है, चौथा पूछ दिया है। तो ऑर्डर में याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कम से कम 5 याद रखिए। तो पहला में सबसे गरीब राज्य बिहार, दूसरा में झारखंड, तीसरा में मेघालय, फिर चौथे नंबर पे अभी जस्ट यूपी और 5वें नंबर पे एमपी फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं, नीति आयोग के द्वारा चौथा सबसे गरीब राज्य उत्तर प्रदेश है। जो भी फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश मारे होंगे उसका बिल्कुल आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दे दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था नोआखाई। नोआखाई इसको कहते हैं। ये नोआखाई नृत्य जो है ना, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको भी। और एक और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का सम्मिलित नृत्य है, कौन? लोग खाए त्योहार, याद रखिएगा, लोग खाए त्योहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दिखाई देता है? अरावली पर्वत का विस्तार फ्रेंड्स आपको बता दूं, अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा दिखाई देता है और इसके सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। इतना आपको अरावली पर्वत से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, गुजरात के केवड़िया में है। किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। कितनी मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। किसने इसका डिजाइन तैयार किया गया था? राम सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इतना आपको याद रखना है किससे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है फ्रेंड्स? ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि पूछ दिया गया था, अदिश राशि कौन कौन सी है? अब आप लोग ऑप्शन में बताइएगा, आंसर में बताइएगा कमेंट करके कि आपसे कौन सा अदिश राशि पूछा गया था। आपको यहाँ पे अदिश राशि और सदिश राशि दोनों का एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा। सबसे पहले जान लीजिए अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। बट सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें परिमाण हो, दिशा भी हो, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या क्या? लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, ये सब सभी क्या है?
अदिश राशि है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो लिख सकते हैं अदिश राशि का एग्जाम्पल। लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशि है। वहीं सदिश राशि की बात करें जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तो वो हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्णन और कोणीय संवेग, ये सब क्या हुए फ्रेंड? सदिश राशि हुआ। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इतना इजी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और इसके साथ साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बताएं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। भाई साहब सर्दी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शीत ऋतु में वर्षा कहां होती है? मतलब शीत ऋतु में वर्षा कहां होती है? तो या किससे होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में होती है। कहां होती है बाबू? उत्तर पश्चिम भारत में होती है। और आपको बता दूं ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। कहां पे? उत्तर पश्चिम भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राधा राजा रेड्डी अकादमी कहां पर खोला गया है? राधा राजा रेड्डी अकादमी कहां खोला गया है? नाटक तरंगिणी दिल्ली में खोला गया है। पूछा जाएगा राधा राजा रेड्डी अकादमी कहां खोला गया है? ये दिल्ली में खोला है। ये क्या है? नाटक के तरंगिणी यहाँ पे है, यहीं पे खोला गया। और कुछ याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है। दर्पण अकादमी किसके द्वारा खोला गया है? तो मृणाल साराभाई के द्वारा खोला गया है दर्पण अकादमी। फिर सृजन नामक स्थान कहाँ है? तो किसने खोला है? गुरु केलू चरण महापात्रा के द्वारा सृजन नामक स्थान खोला गया है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस, यामिनी स्कूल ऑफ डांस ये दिल्ली में है। और किसने इसका स्थापना किया? यामिनी कृष्णमूर्ति ने इसका स्थापना किया। और यामिनी कृष्णमूर्ति आप लोग कमेंट करके बताओगे, जो एनालिसिस पर डे देख रहे हो वो बताओगे यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से है। चलिए नेक्स्ट, साई नटराज अकादमी साई नटराज अकादमी किसने स्थापना किया? ब्रह्मा देवी ने साई नटराज अकादमी का स्थापना किया। फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था। पीएम स्वनिधि योजना ये स्वनिधि से समृद्धि की ओर होता है, और ये 2020 से 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि सबको स्वनिधि और समृद्धि किया जाए इस योजना के तहत। एक बार देख लीजिएगा पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इसके क्या डिटेल है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा, अगले शिफ्ट में इसका एनालिसिस जरूर करवा दूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ? छोटे बच्चों के हड्डी की मजबूती के लिए किसका प्रयोग किया जाए? मतलब क्या होना चाहिए छोटे बच्चा के लिए हड्डी को मजबूत करने के लिए किस चीज का उपयोग? तो सीधी सी बात है कैल्शियम का सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। कैल्शियम क्या करता है? छोटे बच्चे की हड्डी को मजबूत रखता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। 1930 ईस्वी में फहराया गया झंडा, 1930 में जो झंडा फहराया गया था उसमें कितने कलर थे? तो फ्रेंड्स 1930 में जो झंडा फहराया गया था लाहौर गेट पे दिल्ली में, तो उसमें टोटल कितने झंडे थे, कितने कलर थे? 3 कलर थे। कौन कौन? केसरिया, सफेद और ग्रीन। और इसमें एक ही थे। अभी के झंडे के बीच में क्या है? चक्र है ना, तो उस समय के झंडे में बीच में चरखा हुआ करता था फ्रेंड्स। इसीलिए इतना फैक्ट आपको याद रखना है इससे। फिर एक बार पूछ दिया, नीति आयोग के अनुसार निम्न में से गरीब राज्य कौन सा है? अब नीति आयोग के अनुसार गरीब राज्य कौन नहीं है? क्वेश्चन पूछ गया था गरीब राज्य नहीं है, तो आपको तो जस्ट अभी बताया ही नीति आयोग का जो गरीब राज्य कौन कौन सा है। तो आप गरीब राज्य नहीं है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था केरल, केरल गरीब राज्य नहीं है, केरल अमीर राज्य है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? आपसे पूछा गया था इकोनॉमिक्स में डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें डिस्पोजेबल इनकम वो है जो प्राप्त आय में से सरकारी आय को घटाना। जो प्राप्त हो जाता है उसमें से सरकारी आय को जब घटा दिया जाता है उसी को कहा जाता है डिस्पोजल इनकम कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य के शक्ति का विभाजन आप लोग बहुत सारा सोच रहेंगे कि समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची ये सब मतलब अनुच्छेद 7, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। अनुच्छेद 11 में और क्या कहते हैं अनुसूची 11 में और आर्टिकल अगर पूछा जाएगा 243 में, ये केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन किया गया यहाँ फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 243 में क्या है। अनुसूची 11 को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसमें और कुछ पंचायत के साथ साथ और कुछ भी है तो उसको याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट खत्म हुई, अब थर्ड शिफ्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस
लेके आया हूँ फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, फ्रेंड्स आपको बता दूं लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, जिसमें से 530 राज्य के प्रतिनिधि के द्वारा, 530 राज्य के प्रतिनिधि के लिए और 20 सीट यूनियन टेरिटरीज के लिए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के लिए। 530 राज्य और 20 जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसमें रहता है फ्रेंड्स। और आपको बता दें पहली लोकसभा कब हुआ? 1951 से 1952। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आपको एक ही लोकसभा में, मतलब एक ही पॉइंट में इसको सब जो पूछा गया है हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो इस टॉपिक से पूछा गया है। और अभी का लोकसभा कैसे, कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है फ्रेंड्स। और आपसे बोला जाएगा कि ये लोकसभा को जनता सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है, और दूसरा इसका नाम निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। आप लोग को कमेंट में जवाब देना है लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, ये आप लोग को कमेंट में लिखना है कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, मुमताज़ बेगम के याद में करवाया था। और इसको, ये कौन से शहर में ताजमहल है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल है। और इसको ताजमहल को बनाया कौन था, इसका डिज़ाइन वगैरह सब, तो ये भी आपको कमेंट में करना है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ यूनेस्को में ताजमहल को कब शामिल किया गया? 1983 को यूनेस्को में ताजमहल को शामिल किया गया, 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में ही हुआ फ्रेंड्स, कि भारत के 3 शहर में हुआ। कौन कौन से शहर में? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में हुआ। फिर उसी के साथ फ्रेंड्स आपसे बताया जाएगा, मतलब ये भारत में हुआ, इतना तो क्वेश्चन है कि जो भी मारे होंगे भारत उसका सही हुआ होगा, लेकिन कुछ जान लीजिए फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के बारे में। इसमें टोटल कंट्री शामिल हुआ था, 16 को कंट्री इसमें शामिल हुआ था। इसमें विजेता रहा था स्पेन और उप विजेता रहा था कोलंबिया। विजेता स्पेन और उप विजेता कोलंबिया। फिर उसके बाद कुछ 2 पॉइंट और फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप से जान लीजिए। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2022 में ये कहाँ हुआ था? ये अर्जेंटीना में हुआ था। ये आयोजन कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में। इसमें विजेता रहे थे उरुग्वे और उप विजेता इटली रहा था। अब फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो ये 2026 जो होगा अमेरिका में होगा, मेक्सिको में, कनाडा में। ये 3 जगह होगा, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। फ्रेंड्स आपको याद रखना चाहिए। देखिए एक तरफ से सुनिए हमको, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? 2022 में ये भारत में आयोजित हुआ। फिर से सुनिए, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित? भारत में हुआ। फिर इसमें टोटल कंट्री की संख्या 16 थी, टोटल कंट्री की संख्या। इसमें विजेता स्पेन और उप विजेता कोलंबिया थे। इतना याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। इसी से रिलेटेड इस बार 2022 में किसको मिला है? शरद कमल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है इस बार। तो ये भी टेबल टेनिस से ही संबंधित है। शरद कमल ये भी टेबल टेनिस से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्रवर्षा किस राज्य में होता है? अम्रवर्षा केरल में, अम्रवर्षा में केरल में होता है। और इससे थोड़ा सा साउथ में कर्नाटक वगैरह सब में, कर्नाटक से वगैरह सब में याद रखिएगा, इसको अम्रवर्षा ही कहा जाता है नॉर्मल। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब पत्थर को ऊपर से फेंका जाता है तो वह फिर नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से पत्थर नीचे की ओर गिर जाता है। हम लोग भी खड़े हैं किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, नहीं तो हम लोग उड़ते रहते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट प्रश्न, अल्लाह रेखा और जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से था? अल्लाह रेखा और जाकिर हुसैन जो था वो तबला वाद्य यंत्र से था, वो तबला बजाते थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था फ्रेंड्स। और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के 3 गो पत्रिका, कौन कौन? केसरी, मराठा और गीता, ये तीनों पत्रिका थे।
चलिए नेक्स्ट और एक चीज़, बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने कहाँ कैद करके रखा था? बर्मा में कैद करके रखा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कालिदास नहीं पूछा गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? वो महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मठ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मठ है। उसके साथ साथ मन्नार की खाड़ी, राम सेतु, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, फिर से पूछ दिया अनटचेबल के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज की पुस्तक एक और याद रखिए, कुली, भी मुल्क राज आनंद का है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, फिक्की की स्थापना कब हुआ था? तो फिक्की का स्थापना जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, और इसका स्थापना कौन किया था? तो घनश्याम दास बिरला किया था। जो भी फ्रेंड 1927 मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। और वर्तमान में याद रखिएगा, फिक्की का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुब्रकांत पांडा है। याद रखिएगा, सुब्रकांत पांडा अभी के वर्तमान अध्यक्ष है। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में फिक्की का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन संस्था प्रदान करती है? पूछ रहा है सूक्ष्म वित्तीय ऋण सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन संस्थान प्रदान करती है? तो से माइक्रो फाइनेंस, हर एक शिफ्ट में माइक्रो फाइनेंस से पूछा जा रहा है। तो सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन प्रदान करता है? माइक्रो फाइनेंस करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, गुलाबों और सपेरा किस नृत्य का भाग है? तो गुलाबों और सपेरा कालबेलिया नृत्य का भाग है फ्रेंड्स। गुलाबों और सपेरा किस नृत्य का भाग है? कालबेलिया नृत्य का भाग है फ्रेंड्स। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, ठीक। कुछ और स्थापना याद रखिएगा, नौजवान भारत पूछेगा तो भगत सिंह होगा। कब किया था? 1926 ईस्वी में। अभिनव भारत कहेगा तो 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर के द्वारा। गदर पार्टी बोला जाएगा तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। भारतीय सेवक समाज बोला जाएगा तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इंडिया हाउस बोला जाएगा तो 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मन के द्वारा इंडिया हाउस का स्थापना किया था या गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, खुशवंत सिंह गिरेगा, ये पक्की आएगा फ्रेंड्स आप लोग में। खुशवंत सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो खुशवंत सिंह का कुछ उपन्यास को याद रखिएगा। तो ये कौन था? द ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा और द कंपनी ऑफ वुमेन। द कंपनी ऑफ वुमेन आप लोग को बताना है कि खुशवंत सिंह का कौन सा उपन्यास ऑप्शन में दिया हुआ था। तो याद रखिएगा, द ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा, द कंपनी ऑफ वुमेन। तो ये सब टोटल जो कि बुक थी ये खुशवंत सिंह का था। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, गृह प्रवेश की योजना का लक्ष्य क्या है? याद रखिए, गृह प्रवेश की योजना का लक्ष्य क्या है? कब तक है गृह प्रवेश की योजना का लक्ष्य? ये 2024 तक गृह प्रवेश की योजना का लक्ष्य है। और ये गृह प्रवेश योजना है क्या? जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है या कच्चे घरों में रहता है उनके लिए एक पक्के घरों में पहुंचाना। मतलब गृह प्रवेश का मतलब ये हुआ, जो भी कच्चे अभी घर में रह रहे हैं उसको 2024 तक पक्के घर में पहुंचाना या पक्के घर बना के देना, ये गृह प्रवेश योजना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सकरत त्योहार किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ये संथाल जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। और संथाल जनजाति कहाँ स्थित है फ्रेंड? झारखंड में स्थित है। इस त्यौहार का प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है पीठा, जो चावल को पीस के बनाया जाता है पीठा। तो ये यहाँ का इसका खाद्य पदार्थ कौन सा है फ्रेंड्स? पीठा है। इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। और यही पूछा गया था, जो भी फ्रेंड्स संथाल मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। और नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है फ्रेंड्स। और नीति निर्देशक सिद्धांत 3 भाग में बांटे हुए थे फ्रेंड्स। कौन कौन? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, 3 पार्ट में था। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक एनालिसिस को जाके रिवीजन कीजिए, हर एक एनालिसिस को अच्छे से देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस लेके अगले दिन। आज का दिन यहीं ख़त्म हो रहा है, 3rd शिफ्ट वाला था। आज इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के लेके। चलिए, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।